हाउस ऑफ निंजाज एपिसोड 1 की शुरुआत निंजा के दो ग्रुप्स के बीच एक इंटेंस फाइट सीन से होती है। पता चला कि हरे रंग की टीम, जिसे फूमा के नाम से जाना जाता है, उसी ग्रुप ने टोक्यो में रनिंग गवर्नर्स पोस्ट के लिए एक उम्मीदवार का अपहरण कर लिया है और ब्लैक टीम, तवारा की टीम उसे बचाने की कोशिश कर रही है। वो लोग वे उम्मीदवार मुकाई-सान को तुरंत बचा लेते हैं, लेकिन दुख की बात है कि उनमें से एक गाकू को खो देते हैं। फिलहाल हम हारू को देखते हैं, जो एक वेंडिंग मशीन ऑपरेटर है और उसे इटो करेन नाम की लड़की पर क्रश है। हारू उससे बाहर जाने के लिए पूछने में झिझकता है, जबकि उसका कोलीग उसे एनकरेज करता है। हालांकि इस बार इटो करेन बातचीत शुरू करती है और वो लोग अच्छी तरह घुल मिल जाते हैं। हारू करेन को बाहर चलने के लिए कहने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी फोन बीच में आ जाती है। करेन विक्टिम्स के साथ क्राइम सीन की ओर भागती है। इसी पॉइंट पर हमें पता चलता है कि वह एक रिपोर्टर है, पर करेन अनजान है कि दो लोग उसकी और क्राइम सीन की फोटो ले रहे थे। इसके बाद एक सीन में हम देखते हैं म्यूजियम में पुलिस ऑफिसर्स चोरी की गई कल्चरल आर्टिफैक्ट्स 3 दिनों के बाद लौटाने वाले चोर को पकड़ने के लिए सतर्क रहते हैं। अगले दिन हारू घर लौट आता है और तवारा परिवार से मिलता है, जिसमें प्यारा रिको भी शामिल है, जो उनके सीक्रेट से अनजान है। फुर्तीली दादी ताकी, उनके साथ परिवार के हेड और पिता सोची भी शामिल हैं। वह फैमिली ब्रूअरी चलाता है। सोची हारू को काम करने के लिए कहता है, लेकिन हारू मना कर देता है। सोची की शादी एक स्किल्ड शॉपलिफ्टर योको से हुई है और सोची को चिंता है कि योको उनका राज एक्सपोज कर देगी। आखिर में हम मिलते हैं उनकी बेटी नागी से और उसे अपने पिता की तरह शिनोबी होने पर गर्व है। हारू पूरी रात काम करने के बाद बिस्तर पर चला जाता है, जबकि अन्य लोग काम और स्कूल के लिए बाहर निकल जाते हैं। उसे निंजा द्वारा हमला किए जाने का एक बुरा सपना आता है। तवारा की ब्रूअरी में एक कर्मचारी पिछले 6 वर्षों में फाइनेंशियल स्ट्रगल और सिक्योर फंडिंग करने में इनेबिलिटी के कारण नौकरी छोड़ देता है। सोची ने और समय मांगा, लेकिन कर्मचारी चला गया। कुछ ही समय बाद सोची से कल्चरल अफेयर्स के हमाशिमा नाम का एक व्यक्ति एजेंसी की पॉलिसीज की याद दिलाने के लिए मिलने आता है। हमाशिमा ओकी को अपने साथ लाता है और उसे बिलीव नहीं हो रहा है कि वह महान हंजो के वंशज से मिल रहा है। उसके बाद ये पता चलता है सोची ने पहले जो बाहर निकलते समय कबूतर देखा था, वह वास्तव में हमाशिमा का एक संदेश था। हालांकि कुछ कारण के वजह से सोची इस पिजियन कैरियर्स का फैन नहीं है और हमाशिमा की विजिट का भी कम प्रशंसक है। हमाशिमा ने सोची को एक नए शिनोबी खतरे के बारे में सूचित किया, जो हाल ही में हुआ मौतों को फुमास से जोड़ता है। एक नए पॉइजन का इस्तेमाल हुआ है, लेकिन सोची ने इसमें शामिल होने से इनकार कर दिया और पुलिस को इसे संभालने का सुझाव दिया। हमाशिमा ने उससे एजेंसी के लिए काम पर लौटने के लिए कहा, क्योंकि इसी मामले में केवल शिनोबी ही सहायता कर सकता है। सोची की ना जवाब के बाद सोची को हमाशिमा द्वारा ब्रूअरी की विफलता के बारे में सामना करना पड़ता है और वह यह भी सवाल करते हैं कि क्या परिवार के सभी मेंबर नॉर्मल फैमिली की तरह काम करने से खुश हैं। उसके बाद म्यूजियम का सीन में हम देखते हैं नागी को एक लड़के से लव कॉन्फेशन मिलती है, लेकिन एक मिस्टीरियस रूल के कारण वो लोग डेट नहीं कर सकते। रात में नागी म्यूजियम लौटती है और अपनी पसंदीदा आइटम चुरा लेती है। नागी म्यूजियम की चोर है, जो 3 दिन बाद सामान लौटा देती है। एक तरह से वो इंस्टाग्राम पर शिनोबी पोशाक में अपनी एक तस्वीर पोस्ट करके अपने लेट ब्रदर गाकू के साथ फिर से जुड़ती है। वह वही था जिसने उसे शिनोबी के सभी तरीकों के बारे में सिखाया था। अगले दिन निंजा एक्स यूजरनेम नाम वाला किसी व्यक्ति का पीछा करना शुरू कर देता है और उसके शिनोबी कौशल का मजाक उड़ाता है। अगले सीन में रेलवे स्टेशन पर एक आदमी के पास एक मिस्टीरियस वुमन आती है, जो उसे एक मास्क देती है और उसे आगे के इंस्ट्रक्शन के लिए इंतजार करने का निर्देश देती है। दूसरी ओर हारू ने काम खत्म कर लिया है और उसे अभी भी अपने नाइटमेयर से निंजा के दर्शन होते हैं। शिफ्ट के बाद हारू रेस्टोरेंट में जाता है
और करेन उससे बाहर चलने के लिए कहती है। करेन के जाने के बाद हारू हमाशिमा से मिलता है, जो उसे करेन के रिपोर्टर होने और उनके ग्रुप्स के सीक्रेट्स को रिवील करने के परिणामों के बारे में चेतावनी देता है। उनका कहना है कि उन्हें अपने ग्रुप्स के बाहर के लोगों के साथ डेट करने की भी अनुमति नहीं है। सोची लगातार हारू से फैमिली ब्रेवरी में शामिल होने के लिए कन्विंस करता रहता है, लेकिन हारू का मानना है कि वह अपने लेट ब्रदर गाकू की जगह नहीं ले सकता और सोची ने तब तक इंतजार करने का वादा करता है जब तक कि हारू फैमिली ब्रेवरी संभालने के लिए तैयार न हो जाता है। उसके बाद फ्लैशबैक में हमें पता चलता है कि जिस रात उन्होंने होकाई-सान को बचाया था, उसी रात गाकू की मृत्यु हो गई थी। हारू खुद को दोषी मानता है क्योंकि उसने फूमा निंजा में से एक को छोड़ दिया था और उसने ही बाद में भाई की हत्या कर दी। इसलिए हारू को बुरा सपना आता है और उसी सपने में वो गाकू को देखता है। हारू को क्रूज इंसिडेंट में करेन की इंटरेस्ट की इन्वेस्टिगेशन करने का काम सौंपा गया है। वह उस पर जासूसी करने का फैसला करता है, जबकि हमाशिमा दुकानों में चोरी के लिए योको की जासूसी करता है। हमाशिमा उसे वापस लौटने और उसके लिए काम करने के लिए योको के कहता है, लेकिन योको मिशन के लिए एडवांस्ड पेमेंट की मांग करती है। इसके बाद एक सीन में हम देखते हैं करेन अपनी डेट कैंसिल कर देती है और एक पार्टी में जाती है जहां हारू उसका सावधानी से पीछा करता है। पार्टी में उसकी मुलाकात एक सोर्स से होती है जो क्रूज इंसिडेंट के पीछे के मास्टरमाइंड का खुलासा करता है। वह उसे बताता है कि घटना में कोई बच गया है और वह हमले के पीछे है। उस व्यक्ति का मानना है कि क्रूज इंसिडेंट किसी और भयावह चीज के लिए एक टेस्ट थी और इससे भी बदतर कुछ होने वाला है। जैसे ही वे बात करते हैं, एक मास्क मैन आता है और करेन और उसके सोर्स को निशाना बनाते हुए लोगों को चाकू मारना शुरू कर देता है। अपराधी का नाम रिवील करने से पहले सोर्स की हत्या कर दी जाती है। करेन भागने की कोशिश करती है क्योंकि मास्क मैन उसका पीछा करता है। इसी बीच हारू हस्तक्षेप करता है और उस आदमी से लड़ता है। वो लोग इतनी कुशलता से लड़ते हैं कि उनके आसपास नाच रहे लोगों को भी पता नहीं चलता कि क्या हो रहा है। एक मोमेंट पर जब हारू और करेन एक दूसरे को देखते हैं, उसी समय वो मास्क मैन भागने में सफल होता है। हारू उसका पीछा करता है और देखता है कि उसी तरह का मुखौटा पहने एक आदमी कार से टकराने के बाद सड़क पर पड़ा हुआ है। हारू ने देखा कि जिस आदमी पर उसने अभी हमला किया था यह वही आदमी नहीं है और हारू दूर जाने लगता है। उसे लगता है कि कोई उसे देख रहा है, लेकिन देखने वाला गायब हो जाता है।